गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पहले लेक्चर्स में अपन ने लेटेस्ट एनर्जी के जनरल इंट्रोडक्शन देखा था तथा उसके साथ साथ उसको फाइंड आउट करने की मेथड देखी थी, जिसमें अपन ने पहले सैद्धांतिक विधि देखी थी। सैद्धांतिक विधि अपन दो लगने वाले बलों के आधार पर, कौलम्बिक बलों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। पहला था आकर्षण स्थितिज ऊर्जा या आकर्षण बल, दूसरा है प्रतिकर्षण बल या प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। आयनिक यौगिक के निर्माण के समय जब दो विपरीत विपरीत आवेशित आयन पास पास आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जो जो आकर्षण बल द्वारा निरोधित रहता है। ठीक है, जब आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन होता है आयनिक यौगिक का, तो जो दो विपरीत नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो दो विपरीत आवेशित जब आयन एक दूसरे के पास पास आते हैं, ठीक है, तो उनके मध्य उनके बीच में एक डिस्ट्रक्शन फोर्स भी फंक्शंस करता है। ठीक है, जो कि आकर्षण बल द्वारा निरोधित रहता है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स और डिस्ट्रक्शन फोर्स के बीच में कंपटीशन होता है, दोनों के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। दो आयनों के मध्य प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए अनेक सूत्र व्युत्पन्न किए गए हैं, लेकिन उनमें से बोर्न तथा लेंदे का सूत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रतिकर्षण एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए कई फॉर्मूले दिए गए, लेकिन उसमें से अपन बोर्न तथा लेंदे का जो फॉर्मूला है उसको इम्पोर्टेंस मानते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या था ये फॉर्मूला। बोर्न तथा लेंदे के अनुसार दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाली प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा स्मॉल आर के एन घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, वापस से देखिए, बोर्न तथा लेंदे के अनुसार दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा आर के, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, एन घातांक है, आर की एन घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो पीई क्या होगा, या प्रतिकर्षण समानुपाती 1/r की घात n तो पीई क्या होता है प्रतिकर्षण, b/r की घात n। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या है, स्थिरांक है जिसे अपन बोर्न गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, और स्मॉल n क्या है, यहाँ पर बोर घातांक है। ठीक है, जो कि प्रतिकर्षण बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जहाँ नेट फॉर्मूला की बात करें तो बी क्या होगा, -a जेड प्लस जेड माइनस ई की ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर एन इन एन माइनस वन। नेट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, मतलब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण दोनों का अगर कंबाइन करें, ठीक है, तो उसके अपन बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कुल ऊर्जा था चालक ऊर्जा दोनों का योग होगा। ठीक है, तो U बराबर P बराबर P आकर्षण प्लस P प्रतिकर्षण। ठीक है, तो U बराबर क्या हो जाएगा, -az प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस b/r की पावर n। ठीक है, मतलब अपन ने पहले देखा था कि चालक ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं का मतलब दोनों के बीच में जो भी ऊर्जा रिलीज हो रही है, ठीक है, उनका नेट योग क्या होता है, चालक ऊर्जा होता है। ठीक है, तो दो पी प्रतिकर्षण और पी आकर्षण दोनों का योग चालक ऊर्जा कहलाता है। बी का मान रखने पर, अगर अपन बी की वैल्यू यहाँ पर रखें, ठीक है, बी का फॉर्मूला अपन ने ऊपर देखा था बी। ठीक है, अगर बी की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर दे तो क्या होगा, -a प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, कोष्टक 1 - 1/n। ठीक है, यदि आयनिक यौगिक में के n मोल आयन उपस्थित हो तो, ठीक है, तो क्या होगा, चालक ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर -n प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर 1 - 1/n। ठीक है, और ये मेंडुलक समीकरण कहलाता है। ठीक है, कैपिटल एन अपन ने पहले देखा था, यहाँ पर क्या था, अवोगाद्रो नंबर। और अगर अपन NaCl में देखें, ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेके अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें NaCl के लिए तो क्या होगा, Na के लिए बोर्न घातांक होती है 7 और Cl के लिए बोर्न घातांक है 9। तो NaCl टोटल के लिए कितनी हो जाएगी, 7 + 9/2 बराबर 8। ठीक है, 8 यहाँ पर R की वैल्यू है 2। ठीक है,
जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लेटिस एनर्जी। अब जालक ऊर्जा को कौन-कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? पहले अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर इसको सैद्धांतिक विधि पढ़ी, ठीक है? अब है इसको फैक्टर अफेक्टिंग कि जालक ऊर्जा कौन-कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। मेंडुलक समीकरण में n अवोगाद्रो नंबर है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश राशि स्थिर है, अतः जालक ऊर्जा का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है? अगर अपन फॉर्मूले की बात करें, n और E मतलब अवोगाद्रो नंबर भी फिक्स है, ठीक है? इसमें को फॉर्मूला देखिए कि अवोगाद्रो नंबर फिक्स है और E फिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं, ठीक है? बाकी के जो आंकड़े हैं वही जालक ऊर्जा को अफेक्ट करेंगे, ठीक है? पहला लेते हैं अपन आयनों की त्रिज्या या आकार, ठीक है? मेंडुलक समीकरण के अनुसार जालक ऊर्जा का मान आयनों की त्रिज्याओं के योग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है? तो अर्थात क्या होगा कि अतः जैसे जैसे आयनों का आकार बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान भी घटेगा, ठीक है? अगर आयन छोटा होगा, ठीक है, तो एक दूसरे को आप इजीली अट्रैक्ट करेगा या को लेटिस फॉर्मेशन इजी हो जाएगा, इस वजह से उसकी वैल्यू भी, जालक ऊर्जा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि NaCl में Na का आकार या त्रिज्या 0.95 एंगस्ट्रॉन तथा KCl में K का आकार 1.33 एंगस्ट्रॉन है। दोनों के अगर अपन लेटिस एनर्जी की गणना करें तो NaCl के लिए इसकी वैल्यू होती है 180 किलो कैलोरी पर मोल तथा KCl के लिए इसकी वैल्यूज होती है 169 किलो कैलोरी मोल, ठीक है? दूसरा है आयनों पर आवेश। मेंडुलक समीकरण अनुसार जब जालक ऊर्जा आयनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है? जालक ऊर्जा आयनों के जो टोटल आयन आवेश है आयनों के ऊपर, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके समानुपाती होगी, ठीक है? तो U समानुपाती Z प्लस और Z माइनस, ठीक है? अतः आयनों पर आवेश बढ़ने से जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तीसरा है आयनिक क्रिस्टल की संरचना, ठीक है? जिसे अपन मेंडुलक स्थिरांक ए से भी के मान सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के लिए जालक ऊर्जा का मान उनकी क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करता है। अतः भिन्न भिन्न क्रिस्टलों के लिए मेंडुलक स्थिरांक ए, कैपिटल ए का मान भिन्न भिन्न होने से जालक ऊर्जा का मान भी भिन्न भिन्न होता है। संकुलन समता का मान बढ़ने पर, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की, यौगिक बनाने की अगर कैपेसिटी का वैल्यूज बढ़ रही है उसकी, ठीक है? जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है उसकी अगर कॉम्प्लेक्स बनाने, कॉम्प्लेक्सेशंस की या फिर यौगिक को कंपाउंड बनाने की, ठीक है? तो उसकी लेटिस एनर्जी का मान भी बढ़ेगा। चौथा है बोर्न घातांक स्मॉल एन। बोर्न घातांक स्मॉल एन का मान आयनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है, ठीक है? जैसे कि किसी आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बढ़ती है वैसे ही बोर्न घातांक का मान बढ़ता है, अतः जालक ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो मेंडुलम समीकरण क्या है? U समानुपाती 1 माइनस 1/n है, अतः बोर्न घातांक कैपिट स्मॉल एन बढ़ने से 1 माइनस 1/n का मान भी बढ़ता है, अतः जालक ऊर्जा की मान भी बढ़ेगा। सेकंड है अब जालक ऊर्जा का प्रायोगिक निर्धारण, ठीक है? प्रायोगिक निर्धारण के अंदर अब कह सकते हैं अपन बोर्न हेबर्ट साइकिल। पहले अपन ने सैद्धांतिक विधि पढ़ी थी, ठीक है? जो दो कूलाम्बिक फोर्सेस के बेसिस पे थी। अब सेकंड है अपनी जालक ऊर्जा के प्रायोगिक निर्धारण में अपन पढ़ते हैं बोर्न हेबर्ट साइकिल। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। बोर्न हेबर्ट साइकिल्स को देख के स्टार्ट करते हैं। किसी ठोस आयनिक यौगिक के निर्माण में मुक्त ऊर्जा का प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए बोर्न तथा हेबर्ट ने एक ऊष्मागतिक चक्र प्रस्तुत किया जिसे अपन बोर्न हेबर्ट साइकिल कहते हैं, ठीक है? मतलब आयन फॉर्मेशंस के टाइम, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम लेटिस एनर्जी का प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए बोर्न तथा हेबर्ट ने एक थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, एक साइकिल रिप्रेजेंट किया था जिसे अपन बोर्न हेबर्ट साइकिल कहते हैं। यह ऊष्मागतिक चक्र एक मोल आयनिक ठोस के निर्माण के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन, जैसे कि ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा
वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा जालक ऊर्जा के मध्य संबंध को बताता है। ठीक है। 1 मोल आयनिक ठोस के निर्माण अर्थात एक पूर्ण ऊष्मागतिक चक्र में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन अर्थात उत्सर्जन या अवशोषित ऊर्जा के अंतर को अभिक्रिया की एंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, जिसे अपन डेल्टा एन से दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब जो नेट है, अब एक मोल आयनिक ठोस के निर्माण के दौरान, ठीक है, अगर उसमें उष्मागतिक चक्कर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें कई बार ऊर्जा का अवशोषण भी होगा और कई बार ऊर्जा उत्सर्जित भी होगी। ठीक है, कई बार एब्जॉर्ब भी की जाएगी, कई बार रिलीज भी की जाएगी। तो जो नेट एनर्जी का डिफरेंस है उसको अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, जिससे कि किसी भी ठोस आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसे अपन डेल्टा एन से डिनोट करते हैं। बोर्न हेबर चक्र हेस के उष्मा नियम पर आधारित है। ठीक है, हेस के एनर्जी लॉ पे डिपेंड करता है ये। इस नियम अनुसार एक पूर्ण उष्मागतिक चक्र में अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनने में कुल ऊर्जा परिवर्तन समान रहती है। ठीक है, चाहे अभिक्रिया किसी भी पद से हो। ठीक है, क्या था नियम, वापस से देखिए कि एक पूर्ण उष्मागतिक चक्र में अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनने में जो नेट एनर्जी होगी उसमें जो परिवर्तन होगा वो समान होगा। ठीक है, चाहे अभिक्रिया किसी भी स्टेप से स्टार्ट हो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पॉसिबल है कि x प्लस और y माइनस जैसे आयनिक यौगिक NaCl बनने के दौरान कुल ऊर्जा परिवर्तन को अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है, फर्स्ट प्रक्रम की बात करें कि एक वायुमंडलीय दाब तथा 298 केल्विन ताप पर 1 मोल Na तथा एक हाफ मोल Cl2 से सीधे ही 1 मोल NaCl का निर्माण किया जा सकता है। इस पूरे चक्र में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को अपन संभवन ऊर्जा या फिर अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इस पर अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अतः यह ऊष्मा-सेपी अभिक्रिया है। इस कारण डेल्टा एच का मान यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। अगर अपन बात करें कि 1 मोल Na और 1/2 मोल Cl2 का अगर अपन आपस में रिएक्शंस करवाएं 1 atm प्रेशर और 290 केल्विन ताप पर, तो डायरेक्ट अपन 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, अर्थात ये उसमें से भी प्रक्रम है, तो एनर्जी रिलीज होगी, अपन उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए अपन इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन से दर्शाते हैं। इस कारण डेल्टा एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। अब अपन बात करें कि Na जो कि सॉलिड में है और हाफ Cl2 जो कि गैसियस स्टेज में है, तो अगर अपन बात करें इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की, तो एक तो NaCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और डेल्टा एच रिलीज होगी। यहाँ पर डेल्टा, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है -98.2 केल्विन। ठीक है, दूसरा प्रक्रम है इसका जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।